ये मेरे बचपन की बात है। हम लोग देहाती इलाके से ताल्लुक रखते हैं। हजारों साल से खेती बाड़ी, दोस्तियां, दुश्मनियां और लड़ाई झगड़े हमारा काम था। मेरे वालिद इस खानदान के पहले फर्द थे जिन्होंने कारोबार शुरू किया। ये मुख्तलिफ कारोबार करते हुए आखिर में व्यापार में ठहर गए। हमारे शहर में दो मंडियां थीं, पुरानी मंडी और नई मंडी। हमारा घर इन दोनों मंडियों के दरमियान था। हम एक ऐसे मोहल्ले में रहते थे जो दोनों मंडियों को आपस में मिलाता था। मेरे वालिद ने घर की बैठक को दुकान बना लिया। ये इस मोहल्ले की पहली दुकान थी। लोग मकानों और घरों के दरमियान दुकान देखकर हैरान होते थे, मगर मेरे वालिद डटे रहे। इस दुकान ने आहिस्ता आहिस्ता पूरी गली को मार्केट बना दिया। लेकिन ये मेरा मौजू नहीं, मेरा मौजू इस दुकान का हक्का है। ये दुकान महज दुकान नहीं थी, ये मोहल्ले की बैठक भी थी, ये पंचायत भी थी, और ये मोहल्ले का चाय खाना भी थी। मेरे वालिद फजर के वक्त दुकान खोल देते थे। हक्का ताज़ा करके दुकान में रख दिया जाता था। हक्का पंजाब का सबसे बड़ा समाजी राब्ता है। आप अगर हक्के के मालिक हैं, आप अगर दिन में 3 बार ये हक्का ताज़ा कर सकते हैं तो आप जान लें, आपका डेरा आबाद रहेगा। मेरे वालिद का हक्का ताज़ा होता रहता था और गली से गुजरने वाले लोग दुकान पर रखते थे। हक्के के पफ लेते थे, गप्पे लगाते थे, चाय या लस्सी पीते थे और अपने अपने कामों के लिए निकल जाते थे। गरीब और अमीर उस हक्के के लिए सब बराबर थे। यह हक्का बहुत बड़ी एक्टिविटी था। मेरे वालिद इस हक्के का बहुत ख्याल रखते थे। उसका पींदा पेतल का था। इस पेतल पर चमड़ा चढ़ा हुआ था। चमड़े को हर 2-3 घंटे बाद गीला कर दिया जाता था। ये गीला चमड़ा हक्के के पानी को ठंडा रखता था। हक्के की नलियां स्पेशल बांस की बनी हुई थीं। इस बांस पर पेतल के चमकदार छले चढ़े हुए थे। नली के सरे पर तंबाकू की तह जम जाती थी। मेरे वालिद 4-5 दिन बाद बारीक चाकू से यह तह साफ करते थे। नलियों में लोहे की तार घुसाकर नलियां भी साफ की जाती थीं। तंबाकू को मर्दान से खुसूसी तौर पर मंगवाया जाता था। तंबाकू के ऊपर गड़ रखा जाता था। ये गड़ भी खुसूसी होता था। हक्के की चलम, हमारे इलाके में उसे टोपी कहा जाता है। गुजरात शहर की खुसूसी मिट्टी से बनाई जाती है। ये गुजरात से आती थी। कीकर की छाल जलाकर चलम की आग बनाई जाती थी और इस आग को चलम में भरने के लिए खुसूसी चमटा होता था। वो हक्का इस दुकान की रौनक था। लोग हक्के के लिए सारा दिन वहां रखते रहते थे, हक्का पीते थे और आगे चल पड़ते थे। हमारी दुकान की दूसरी बड़ी अट्रैक्शन टेलीफोन था। ये मोहल्ले का वह टेलीफोन था। चनाचाह लोग फोन करने और सुनने के लिए भी वहां रख जाते थे। पूरे मोहल्ले ने अपने अजीजों और रिश्तेदारों को हमारा फोन नंबर दे रखा था। हम तमाम भाई स्कूल से वापसी पर टेलीफोन ऑपरेटर बन जाते थे। लोगों के फोन आते थे और हमारे वालिद हम में से किसी न किसी को मोहल्ले दारों का नाम बताकर उस के घर की तरफ दौड़ा देते थे। हम उनके दरवाजे की कंडी बजाकर ऊंची आवाज में नारा लगाते थे, चाचा जी आपका टेलीफोन आया है। और अंदर मौजूद लोग फोन आया के नारे लगाते हुए नंगे पांयों दौड़ पड़ते थे। इस फोन और इस हक्के ने मोहल्ले में एक नई क्लास को जन्म दे दिया। लोग फोन करने और हक्का पीने के लिए हमारी दुकान पर आते थे और घंटों बैठे रहते थे। ये हमारे वालिद को अपने दुखड़े भी सुनाते थे। ये चाय भी वहीं पाते थे और हमारे वालिद के साथ खाना भी खाते थे। ये धार भी ले जाते थे और हमारे वालिद को किसी न किसी काम में भी इस्तेमाल कर जाते थे। हम इन लोगों को अपने वालिद का गहरा दोस्त समझते थे। ये हमारे चाचा जी बन चुके थे। हम उनका बेहद एहतराम करते थे। मेरे बचपन की बात है, एक बार मेरे वालिद का गला खराब हो गया। गले के अंदर इन्फेक्शन हो गया। तंबाकू बल्कि हर किस्म का धुआं इस इन्फेक्शन के लिए इंतहाई नुकसानदेह था। डॉक्टरों ने वालिद की तंबाकू नोशी बंद करा दी। मैं आपको यहाँ तंबाकू नोशी के बारे में एक दिलचस्प हकीकत भी बताता चलो। दुनिया में तंबाकू नोशी की चंद गैर मतबूआ रवायात हैं। सिगरेट नोश दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी शख्स से किसी भी वक्त सिगरेट मांग सकते हैं और दूसरा सिगरेट नोश इनकार नहीं करता। ये तंबाकू नोशी के दौरान उमूमन गप्पे भी मारते हैं। मेरे वालिद चीन स्मोकर थे। 2012 में मेरे साथ एक बार पेरिस गए थे। जहाज में तंबाकू नोशी की इजाजत नहीं थी। चनाचे अबाजी ने 6 घंटे की फ्लाइट बड़ी मुश्किल से गुजारी। हम जो ही एयरपोर्ट पर उतरे, अबाजी इमिग्रेशन की सारी कितारें और काउंटर्स रौंड कर बाहर निकल गए। रास्ते में उन्हें जो भी रोकता था ये अंगली से सिगरेट का निशान बनाते थे और गोरा रास्ते से हट जाता था। मैं इमिग्रेशन के मसले हल करके बाहर निकला तो मैंने देखा मेरे वालिद एक गोरे के साथ खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे और उसके साथ गुब भी लगा रहे थे। मैं उस अजीब व गरीब तबादला ख्याल पर हैरान रह गया। गोरे का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से था।
वो इंजीनियर था और शार्ट कोर्स के लिए पेरिस आया था। वो अंग्रेजी बोल रहा था जबकि अबाजी अनपढ़ थे और पंजाबी के अलावा कोई जबान नहीं जानते थे। मैं उनके करीब पहुंचा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। ऑस्ट्रेलियन इंजीनियर अबाजी को अंग्रेजी में बता रहा था। फ्लाइट बहुत लंबी थी। मैंने 10 घंटे से सिगरेट नहीं पिया। ये सफ़र मेरे लिए बहुत मुश्किल था और अबाजी उसे पंजाबी में बता रहे थे। मैंने आखिरी सिगरेट दुबई में पिया। 6 घंटे से सिगरेट के बगैर हूँ और ये सफ़र मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। दोनों सिगरेट फौंक रहे थे। 2 मुख्तलिफ ज़बानों में गुफ्तगू कर रहे थे और कहकाए लगा रहे थे। मुझे इस वक्त मालूम हुआ सिगरेट नोश ज़बान से भी बालातर होते हैं। ये मुख्तलिफ ज़बानों, इलाकों और तहजीबों से ताल्लुक़ रखने के बावजूद एक दूसरे का मसला समझते हैं। ये सिगरेट की वैल्यू से भी वाकिफ़ होते हैं। डॉक्टर ने जब मेरे वालिद के हक़ पर पाबंदी लगाई तो ये खबर मेरे वालिद के लिए सूरे इसराफील की हैसियत रखती थी। ये परेशान हो गए, लेकिन डॉक्टर का फैसला अदालती फैसला था। मेरे वालिद डिसिप्लिन के भी इंतहाई सख्त थे। ये जब कोई बात कोई चीज़ ठान लेते थे तो ये फिर उससे पीछे नहीं हटते थे। मेरे वालिद ने हक्के पर पाबंदी लगा दी। हम लोगों ने हक्का उठाया और गोदाम में रख दिया। यूं दुकान की बड़ी अट्रैक्शन अचानक खत्म हो गई। हसन इत्तिफाक से इन्हीं दिनों एक्सचेंज की अपग्रेडेशन भी शुरू हो गई और हमारा फ़ोन भी आर्दी तौर पर कट गया। यूं दुकान की दूसरी अट्रैक्शन भी ख़त्म हो गई। इन अट्रैक्शंस के खात्मे के साथ ही दुकान के रिश में कमी हो गई। लोग दुकान के करीब पहुंचकर मुना नीचे कर लेते थे और तेज़ तेज़ कदमों से आगे निकल जाते थे। वो लोग जो रोज़ सुबह सवेरे हमारी दुकान पर आकर बैठ जाते थे और उनकी शाम भी उसी दुकान पर होती थी, वो भी अचानक गायब हो गए। हम जिनको वालिद का इंतहाई करीबी दोस्त समझते थे, जो लोग हमारे चाचा जी होते थे, जो गली में दाखिल होकर ऊंची आवाज़ में चौधरी साहब का नारा लगाते थे और जो घंटों हमारे वालिद की तारीफ़ें करते थे, वो सब भी गायब हो गए। हम उनकी शक्लें तक भूल गए। मेरे वालिद सारा दिन दुकान पर अकेले बैठे रहते थे। गाहक उते थे, मुंशी और दुकान के कारणदे गाहकों को डेल करते थे, लेकिन वो लोग भी मेरे वालिद के करीब नहीं जाते थे। वो दौर से उन्हें सलाम करते थे, रसीद बनवाते थे और रुखसत हो जाते थे। मैं इस वक्त प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। मेरे कुच्चे ज़हन के लिए ये सूरत हाल हज़म करना मुश्किल था। मैं एक दिन वालिद के पास बैठा और मैंने उनसे पूछा, अबा जी आपके सारे दोस्त कहाँ चले गए हैं? मेरे वालिद ने गौर से मेरी तरफ देखा। मेरी आंखों में उस वक्त उनसू थे। मेरे वालिद ने रोमल से मेरी आंखें साफ की, सिर पर हाथ फेरा और बड़े प्यार से कहा, बेटा ये लोग मेरे दोस्त नहीं थे, ये हक्के और टेलीफोन के दोस्त थे। हक्का बंद हो गया, टेलीफोन कट गया, ये लोग भी कट गए, ये भी बंद हो गए। जिस दिन टेलीफोन और हक्का वापस जाएगा, ये लोग भी इस दिन वापस जाएंगे। मेरे कुचे जहन ने यह फलसफा समझने से इनकार कर दिया। मेरे वालिद ने मेरे चेहरे की गोमगो पढ़ ली। वो बोले, बेटा याद रखो, अल्लाह ताली जब आपको कोई नामत देता है तो ये नामत अपने साथ नए दोस्त लेकर होती है, लेकिन हम नामत के उन दोस्तों को अपना दोस्त समझ बैठते हैं। ये हमारी बेवकूफ़ी होती है। ये नामत जिस दिन चली जाती है, ये सारे दोस्त भी रुखसत हो जाते हैं। मेरे वालिद ने उसके बाद शानदार नसीहत की। उन्होंने फरमाया, बेटा आपका असल कमाल ये होगा, अब नामतों के दोस्तों को नामतों का दोस्त रहने दो। अब इन लोगों को कभी अपना दोस्त न बनने दो। तुम जिंदगी में कभी मायूस नहीं होगे। मेरे वालिद ने फरमाया, बेटा अब कार के दोस्तों को कार का दोस्त समझो, कारोबार के दोस्तों को कारोबार का दोस्त समझो और अपने अहदे के दोस्तों को अहदे का दोस्त समझो। इन लोगों को कभी अपने दिल तक न पहुंचने दो। तुम्हारा दिल कभी जख्मी नहीं होगा, तुम कभी खून के आंसू नहीं रोयोगे।